अरे ओ रामू, जल्दी जल्दी काम खत्म कर और बाजार से सब्जी लेकर आ। तेरी मालकिन को खाना बनाना है। जी साहब, मैं अभी जल्दी से काम खत्म करके लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है। रामू जल्दी जल्दी काम खत्म कर रहा होता है, तभी उससे मेज पर रखा हुआ कांच का वास नीचे गिर जाता है। अरे अब क्या तोड़ दिया तूने? हे भगवान, मुझसे ये क्या हो गया। अरे हाय हाय, सत्यानाश हो तेरा। ये तूने क्या कर दिया रे रामू? वो मालकिन, मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा था तो मेरा हाथ लगकर ये नीचे गिर गया। तुझे पता भी है तूने ये क्या किया है? अरे मेरे भाई ने मुझे इतने प्यार से ये शहर से भेजा था और तूने इसे तोड़ दिया। मालकिन, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या हुआ, घर में इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे ये देखिए ना क्या किया इस मुए ने। इसने मेरे भाई का दिया हुआ तोहफा तोड़ दिया। अरे ये तूने क्या किया? तुझे पता भी है ये कितना महंगा है? मालिक, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। तो तू उतारेगा इसके पैसे? तुझे पता भी है कि इसका कितना मूल्य है? तेरी 1 साल की तनख्वाह से भी ज्यादा है इसका मूल्य। मालिक, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। बस आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। चल जा अब और बाजार से सब्जियां लेकर आ। और हाँ, वो काम तो ठीक से कर लियो, कहीं उसमें भी हमारा कोई ना कोई नुकसान ना कर देना। नहीं मालिक, मैं अब आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ऐसा कहकर रामू बाजार में सब्जियां लेने के लिए चला जाता है। रामू सारी सब्जियां खरीद लेता है और वो देखता है कि बाजार में एक कोने पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी है, जो कि एक मछली को लेकर उसे बेच रही होती है। अरे मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली। वो बूढ़ी अम्मा आवाज लगा लगा कर सबको मछली लेने के लिए बुलाती है, लेकिन कोई भी उस बूढ़ी अम्मा से मछली नहीं खरीदता। अरे बेटा, ये मछली ले ले, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है और कोई भी ये मछली नहीं खरीद रहा। अम्मा, ये मछली कितने की है? बेटा, तुझे जितने पैसे देने हैं दे दे। वैसे भी ये मछली वो जंगल वाले तालाब की है। क्या अम्मा, तुम उस शापित तालाब के जंगल से मछली लाई हो? हाँ बेटा, क्या करूं, भूख इंसान से कुछ भी करवा देती है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, ये मछली मुझसे खरीद ले। लेकिन अम्मा, उस जंगल की हर एक चीज शापित है, तो मैं कैसे ये खरीद लूं? अगर मेरे मालिक को पता लगा कि ये उस शापित जंगल के तालाब की है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे बेटा, सिर्फ तुझे और मुझे ही तो पता है कि ये श्रापित जंगल के तालाब की मछली है। मेरे बेटे, ये मछली ले लेना, इस बुढ़िया पर एहसान कर दे। ठीक है अम्मा, तुम इतना कह रही हो तो मैं ये तुमसे ले लेता हूँ। रामू वो मछली उस बुढ़िया अम्मा से खरीद लेता है। अरे ओ रामू, आ गया तू सब्जी लेकर? अब तूने कोई गलती तो नहीं करी ना? नहीं मालिक। अरे हाय हाय, ये कैसी सड़ी सी बदबू आ रही है। हाँ, बदबू तो मुझे भी आ रही है। ये जरूर कोई बेकार सी चीज लेकर आया है। अरे दिखा रे क्या लाया है जिससे इतनी सड़ी बदबू आ रही है। रामू जैसे ही थैले से सब्जियां निकालता है और जैसे ही वो थैले में रखी हुई मछली को निकालता है, उससे पूरे घर में सड़ी बदबू फैल जाती है। अरे छी छी छी, ये मछली तू किससे लेकर आया है? अरे इसमें से तो बड़ी बदबू आ रही है। मालकिन, बाजार में एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और कोई भी उनसे ये मछली नहीं खरीद रहा था, इसीलिए मैंने उनसे मछली खरीद ली। अरे तो इस सड़ी मछली को खिलाकर तू हमें मारना चाहता है क्या? नहीं नहीं मालकिन, वो मुझे उन बेचारी बूढ़ी अम्मा पर तरस आ गया था तो मैंने उनसे ये खरीद ली। हाँ, दूसरों की मदद कर करके तू हमारे घर को खाली कर दे। अरे जा बाहर ले जाकर फेंक इसे। ठीक है मालकिन, मैं अभी इसे बाहर फेंक देता हूँ। रामू उस मछली को लेकर बाहर फेंकने जाता है कि उस मछली को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। इस मछली को फेंकने के बजाय अगर मैं इसे घर ले जाता हूँ तो सुमन खुश हो जाएगी, और वैसे भी घर में खाना बनाने के लिए अनाज नहीं है। रामू के घर में घुसते ही उसकी बीवी सुमन
उस पर चिल्लाने लगती है। अब मैं और ऐसे नहीं रह सकती। अरे इस तरह रोज रोज भूखे रहकर कोई जी सकता है क्या भला? अरे सुमन, कोशिश कर तो रहा हूँ, मैं क्या करूँ जब मालकिन मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ा रही तो। अरे जब मालिक तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे तो तुम दूसरे सेठ के यहाँ काम क्यों नहीं कर सकते हो? अरे भाग्यवान, तुम्हें पता तो है कि दूसरे सेठ के यहाँ काम करना कितना मुश्किल है। वो अपने नौकरों को जीने भी नहीं देता है। अरे छोड़ो, ये बस बेकार के बहाने हैं तुम्हारे। मैं इस तरह नहीं रह सकती। मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ नहीं तो बता दे रही हूँ पहले ही। अरे भाग्यवान, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुमसे ना कुछ नहीं होगा। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी तो नरक से भी बदतर हो गई है। ओह, अब यहाँ खड़े होकर मुझे क्या देख रहे हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे वाह, मछली। आज ही इसे पकाती हूँ। और हाँ, घर में कुछ भी सामान नहीं है तो आज तुम्हें उबली हुई मछली बना कर दूंगी। तुम्हें तभी समझ आएगी। वो जैसे ही मछली को काटती है तो देखती है कि मछली के अंदर से एक चमक सी निकल रही थी। अरे ये क्या? इसमें से ये चमक कैसी आ रही है? अरे ये क्या? देखिए जी, इधर आइए। कहाँ रह गए? देखिए ना मछली के अंदर से क्या निकला। अरे क्या हुआ भाग्यवान? अरे देखो देखो, इस मछली के अंदर से क्या निकला। ये तो सोने जैसा लग रहा है। अरे ये सोने का अंडा नहीं लग रहा है, ये सच में सोने का अंडा है। और देखो ये कितना बड़ा भी है। अरे हाँ, सही कह रहे हो, ये असली सोना है। अरे मछली के अंदर से सोने का अंडा। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरी सुन ही ली। अब तो हम लोग भी अमीर हो जाएंगे, बहुत अमीर। हाँ भाग्यवान, सही कह रही हो, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अजी सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमें सोने का अंडा मिला है। अब तो भाग्यवान हम भी सेठ बन गए। ये लो जी, और जल्दी से जाकर इसे बेच कर आओ। और हाँ, जल्दी जाओ। हाँ हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। ये देखो भाग्यवान, मैं कितना सारा पैसा लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, दे दो मुझे। कितना सारा पैसा है? हाय, ये सारा पैसा मेरा है। चलो भाग्यवान, मैं सेठ को उसके पैसे देकर आता हूँ। हाँ हाँ जाओ, और उस सेठ से बोलना कि अब तुम उसके यहाँ काम नहीं करोगी। सेठ जी, सेठ जी। अरे रामू, आज तू आने में लेट नहीं हो गया? तेरी मालकिन कब से तेरा इंतजार कर रही है। चल अंदर जा और जाकर सारा काम कर। सेठ जी, मैंने आज से आपका काम छोड़ दिया है। क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? क्या बोल रहा है तू? तुझे कुछ पता भी है? जी मालिक, मैं आज आपको यही बोलने आया हूँ कि अब मैं काम करने नहीं आऊंगा। और हाँ, ये लीजिए मालकिन के उस उपहार के टूटने के पैसे। तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सेठ जी, बस भगवान की कृपा है। सेठ को पैसे देकर रामू वहाँ से चला जाता है और इतने सारे पैसे देखकर सेठ हैरान हो जाता है। आखिर ये इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। देखिए जी, मैं सोच रही थी ना कि जहाँ से वो बूढ़ी अम्मा ये मछली लाई थी, एक बार तुम भी वहाँ जाओ और जाकर देखो, क्या पता तुम्हें वहाँ सोने की और मछलियाँ मिल जाए। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही उस तालाब में जाकर देखता हूँ। रामू मछली को पकड़कर घर लेकर आता है और उसकी बीवी सुमन जैसे ही मछली को काटती है, उसमें से एक सोने का अंडा निकलता है। अरे वाह, देखो देखो, एक और सोने का अंडा निकला। भाग्यवान, अगर ऐसे ही रोज रोज हमें सोने का अंडा मिलता रहा तो हम इस पूरे गांव में तो क्या, शहर के लोगों से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। अब देखना हम कितने अमीर हो जाएंगे। हमारे पास गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब होंगे जो हमारे आगे पीछे घूमेंगे। है ना? मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ भाग्यवान, अब हमारे पास सब चीजें होंगी। अब रामू हर रोज उस तालाब के पास जाता है और वहाँ से एक मछली को पकड़कर ले आता है और घर में उसकी बीवी सुमन मछली को काटकर सोना निकालती है।
देखते ही देखते रामू गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अब उसके पास एक बड़ा सा घर था और घर के बाहर गाड़ी और नौकर चाकर सब हो गए थे। अब तो गांव के लोग भी उन लोगों को देखकर बातें बनाने लगे थे। अरे अजी, सुनते हो? तुम्हें पता है उस रामू के पास कितना पैसा आ गया है? उसने एक बंगला खरीद लिया है और अब वो गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया है। हाँ भाग्यवान, मैं भी आखिर इतने दिन से यही देख रहा हूँ कि आखिर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। देखो नहीं, पता लगाओ कि आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। रामू को अमीर बनता देखकर सेठ से उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती और उसने अपने 2 नौकरों को बुलाया। अरे सुनो, तुम दोनों जाओ और जाकर पता लगाओ कि आखिर उस रामू के पास इतना पैसा आया कहाँ से। चलो चलो जल्दी जाओ। सेठ के दोनों नौकर हाँ में गर्दन हिलाकर बाहर जाते और अब वो दोनों चुपके से रामू पर नजर रखते हैं। अरे भाग्यवान, मैं जरा तालाब पर जा रहा हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। ऐसा कहकर रामू उस श्रापित जंगल के तालाब के पास जाता है और वो दोनों सेठ के नौकर भी रामू का पीछा करते हुए तालाब के पास पहुंच जाते हैं। भाग्यवान, लो ये मछली ले आया हूँ। जैसे ही सुमन मछली को काटती है, उसमें से सोने का अंडा निकलता है। ये सब देखकर सेठ के नौकर हैरान हो जाते हैं और भागते हुए जाकर वो दोनों सेठ को सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो उस रामू के पास पैसों की बारिश ऐसे हो रही है। अरे जी सुनिए, मुझे नहीं पता, मुझे भी उस तालाब से मछलियां लेकर आनी है। ऐसा कहकर वो दोनों उस श्रापित जंगल के तालाब के पास जाते हैं और जैसे ही जाल फेंककर मछली निकालते हैं तो उस जाल में से एक मछली फंस जाती है। अरे सुनिए ना, क्यों ना हम इस तालाब की सारी मछलियां निकाल लें, जिससे हम सबसे अमीर हो जाएंगे। अरे तालाब का सारा पानी तो खाली कर दिया, लेकिन इसके अंदर तो एक भी मछली नहीं है। मछलियां कहाँ गई? हाँ भाग्यवान, मैं भी यही देख रहा हूँ कि आखिर इस तालाब की सारी मछलियाँ कहाँ गईं। अजी अजी, ये क्या हो रहा है? हम ऐसे तालाब में कैसे घुसते जा रहे हैं? अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, अरे तुम कुछ करो ना। अरे मैं क्या करूं, मैं तो खुद अंदर घुसा जा रहा हूँ। बचाओ बचाओ, ये हमारे लालच का फल है, ये श्रापित जंगल का तालाब है। अरे अरे कोई तो बचाओ, अरे हम अंदर जा रहे हैं, अरे कोई तो बचाओ, अरे अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, ये हमारे लालच का फल है। बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिकारपुर नाम के एक गांव में चंदन अपने माता पिता के साथ रहा करता था। चंदन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में ज्यादा अच्छा नहीं था, उसे तो बस साइकिल चलाना ही पसंद था। चंदन के माता पिता गरीब थे। उन्होंने चंदन का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाया, जहाँ पर अच्छे अच्छे घरों के बच्चे पढ़ा करते थे। चंदन के माता पिता को उम्मीद थी कि चंदन पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा। अरे चंदन, तुम आ गए स्कूल से? बताओ कैसा रहा स्कूल का पहला दिन? ठीक ही रहा पिताजी। देखो चंदन, तुमने कहा था कि तुम्हारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया है। जैसे भी करके उस स्कूल की फीस भर दिया करूंगा, लेकिन बेटा पढ़ाई तो तुम्हें ही करनी होगी ना, मुझे किसी भी तरह की शिकायत नहीं चाहिए। ठीक है पिताजी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा था कि अब तो आप मुझे एक साइकिल दिला दीजिए। मैं अपने दोस्तों की साइकिल चलाता हूँ, अब तो मुझे किसी ने भी साइकिल देने से मना कर दिया है। आप तो जानते हैं कि मुझे साइकिल चलाना कितना पसंद है। हाँ चंदन, मैं जानता हूँ, अगर तुम इस साल अच्छे नंबरों से पास हुए तो मैं तुम्हें साइकिल जरूर दिला दूंगा। तुम अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाओ। दरअसल पढ़ाई लिखाई में चंदन का मन ही नहीं लगता था, उसे तो बस साइकिल चलाना पसंद था। बचपन से ही चंदन साइकिल चलाया करता था। वो साइकिल बहुत तेज और अच्छी चलाया करता। वैसे चंदन के पास कभी खुद की साइकिल नहीं रही, लेकिन वो अपने दोस्तों की साइकिल लेकर चलाया करता।
कुछ दिन बीतने के बाद चंदन की माँ उसके पिता से बोली, अजी सुनिए, मैं आपसे कह रही थी कि चंदन पैदल ही स्कूल जाता है। आपने देखा तो है ना कि कितनी धूप हो रही है। बेचारा धूप में मुरझा जाता है। मैं तो कहती हूँ कि उसे जल्द से जल्द एक साइकिल दिलवा दीजिए। और फिर जिस स्कूल में चंदन का दाखिला करवाया है वो स्कूल भी तो काफी दूर है। बाकी बच्चों का क्या है, वो तो किसी न किसी तरह गाड़ी से चले ही आते हैं। चिंता क्यों करती हो, मैं चंदन को जल्दी ही साइकिल दिला दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चंदन के पिता चंदन के लिए साइकिल लेकर आते हैं और चंदन को आवाज देते हुए कहते हैं, चंदन, अरे ओ चंदन, बाहर देखो, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। चंदन बाहर आता है और साइकिल देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे बाप रे पिताजी, आपने तो मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी चीज ला दी। अब देखना, मैं रोज स्कूल समय पर जाया करूंगा। ठीक है चंदन, लेकिन हाँ, इसे बहुत ज्यादा मत चलाना। ठीक है पिताजी। इसी तरह समय बीतता गया और चंदन के रिजल्ट का दिन भी आ गया। चंदन के दोस्त मिथिलेश ने पूरे स्कूल में टॉप किया था, लेकिन चंदन कम नंबरों से जैसे तैसे करके पास हुआ था। वो अपनी मार्कशीट लेकर घर आया और अपने पिताजी को दी। ये क्या है चंदन, इतने कम नंबर लाए हो तुम? तुम्हारा दोस्त मिथिलेश, उसको देखो तुम, हर साल टॉप करता है वो। तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। पिताजी ऐसा कहकर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। तभी चंदन की माँ उससे कहती है, चंदन पूरा दिन तो साइकिल चलाता रहता है। अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो तू भी अच्छे नंबर ला सकता है बेटा। माँ, आप तो जानती हो कि पढ़ाई लिखाई में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। माँ, मुझे साइकिल चलाना पसंद है। क्या ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ साइकिल चलाने की पढ़ाई कराई जाती हो? इतनी बार कहा है चंदन कि तेरे पिताजी को ये सब पसंद नहीं है और ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ साइकिल चलाने की पढ़ाई करवाई जाती हो। ऐसे ही समय बीतता गया। चंदन अपने घर वालों के दबाव में जैसे तैसे पढ़ाई कर लिया करता था, लेकिन उसे पढ़ाई करना पसंद नहीं था। उसे तो बस साइकिल चलाना बहुत पसंद था। एक बार मिथिलेश स्कूल में चंदन को आवाज देते हुए कहता है, अरे चंदन, जरा इधर तो आ। हाँ मिथिलेश, बोल, क्या बात है? यार, पहले तो ये बात कि तू 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आया था? मेरी साइकिल खराब हो गई थी, इसीलिए नहीं आया था। अच्छा, तू आज मुझे अपने साथ अपनी साइकिल पर ले चलना। क्यों, क्या तेरी गाड़ी नहीं आ रही तुझे लेने? आ तो रही है, लेकिन मुझे तेरे साथ साइकिल पर जाना है और तेरी साइकिल भी चलाना है। तू चलाने देगा ना? अरे यार, तू मेरा दोस्त है, ये भी कोई पूछने की बात है। बिल्कुल चलाने दूंगा। और फिर शाम को चंदन मिथिलेश को बैठाकर साइकिल पर पूरा गांव घुमाता है और मिथिलेश को साइकिल चलाना भी सिखाता है। इसी तरह दिन बीतते गए। चंदन अब बड़ा हो चुका था। चंदन ने पढ़ाई भी छोड़ दी थी क्योंकि वो फेल हो गया था, जबकि मिथिलेश ने कॉलेज में टॉप किया था। चंदन के पिताजी चंदन को लेकर बहुत चिंता में थे। एक बार यूं ही वो नुक्कड़ पर बैठे थे, तभी वहाँ उनका दोस्त आया और उसने कहा, अरे नामदेव, तू इतनी चिंता में क्यों बैठा है? क्या हुआ? मैं चंदन को लेकर बहुत चिंता में हूँ। उसने पढ़ाई लिखाई तो छोड़ ही दी है। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। लेकिन नामदेव, चंदन तो बहुत ही काबिल लड़का है। मैंने उसे साइकिल चलाते हुए देखा है। कमाल की साइकिल चलाता है वो। आज तक इस गांव में उसके जैसी साइकिल मैं किसी को चलाते नहीं देखा। यही तो मुसीबत है कि उसे साइकिल चलाने के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। सोच रहा हूँ कि उसे किसी काम काज में लगा दूं। और यही सोचकर नामदेव अपने घर आ जाता है और फिर चंदन को बुलाकर उससे कहता है, चंदन, ओ चंदन, पढ़ाई तो तुमसे हुई नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें किसी कारोबार में लगा दूं। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि मैं तुम्हें कोई दुकान खुला पाऊं। तुम ऐसा करो, हमारे गांव में जो मोटू मल की होटल है ना, वहां पर काम में लग जाओ। मैं बात करके आया हूँ तुम्हारे लिए। तुम वहां पर काम भी सीख जाओगे और तुम्हें खर्च के लिए 2 पैसे भी मिलते रहेंगे। ठीक है पिताजी, जैसा आप ठीक समझें। और फिर उसके पिताजी के कहे अनुसार चंदन
गांव के मोटूमल के होटल में काम करने लगा। लेकिन चंदन का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। उसे तो बस साइकिल चलाना ही पसंद था। अरे चंदन, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जो भी काम करते हो बस बिगाड़ ही देते हो। इस तरह तो मैं तुम्हें अपने यहाँ काम पर नहीं रख पाऊंगा। देखो जरा, तुमने तो सारा खोया ही जला दिया है। माफ करना सेठ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर आगे ऐसा हुआ तो तुम मुझे अगले दिन यहाँ दिखाई मत देना। ठीक है सेठ जी, मैं समझ गया। और ऐसा कहकर चंदन फिर से काम पर लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और चंदन का काम में मन नहीं लगता। एक दिन मोटूमल गुस्सा होकर चंदन को अपनी दुकान से निकाल ही देता है। अरे चंदन, ओ चंदन, अब तुम मेरी दुकान पर और काम नहीं कर सकते। अपने हिसाब के पैसे लो और यहाँ से चले जाओ, और दोबारा मेरी दुकान पर कभी मत आना, समझे? ठीक है सेठ जी, मैं कभी नहीं आऊंगा आपकी दुकान पर। चंदन को मोटूमल की दुकान छोड़कर कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे तो बहुत खुशी थी, क्योंकि वहाँ रहते चंदन को साइकिल चलाने का मौका नहीं मिलता था। चंदन ने उस दिन सारा दिन साइकिल चलाई और शाम को घर आया और फिर अपनी माँ के हाथ में पैसे देते हुए बोला, माँ, मैं उस मोटू सेठ के यहाँ काम नहीं करूँगा। इतना सारा काम करवाता है और गुस्सा भी करता रहता है और मुझे साइकिल चलाने का समय भी नहीं देता। ऐसा क्यों नहीं कहते चंदन कि मोटू भाई ने तुम्हें काम से निकाल दिया है? सारा दिन बस साइकिल चलाने की पड़ी रहती है। मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। चंदन अपने माता पिता के दुख से दुखी था और इस चिंता में वो गांव के नुक्कड़ पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ उसके पिताजी के दोस्त विजय प्रताप सिंह आ गए और चंदन को परेशान देखकर बोले, अरे चंदन, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ। क्या बताऊं चाचा जी, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन मुझसे कभी पढ़ाई हुई ही नहीं। और अब जिस तरह का काम मुझे करवाना चाहते हैं वो भी मैं नहीं कर पा रहा हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, अपने पिताजी की परेशानी को कैसे दूर करूं। चाचा जी, क्या कोई साइकिल चलाने की जॉब नहीं होती? क्योंकि मुझे तो बस साइकिल चलाना ही आता है और वही मुझे अच्छा लगता है। विजय प्रताप चंदन की बात सुनकर हंसने लगे और कहा, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ चंदन। मैंने सुना है कि यहाँ के पास वाले गांव में साइकिल चलाने की प्रतियोगिता होने वाली है। तुम उसमें हिस्सा क्यों नहीं लेते? जीतने वाले को 10,000 का इनाम है वहाँ पर। क्या चाचा जी, आप सच कह रहे हैं? मैं जरूर हिस्सा लूंगा और आप देखना, मैं जीत कर ही आऊंगा। ऐसा कहकर चंदन वहाँ से चला जाता है। चंदन घर आकर अपनी माँ और अपने पिताजी को ये सारी बात बताता है और अगले 2 दिन बाद चंदन साइकिल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पास के गांव पहुँच जाता है। चंदन उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है और वहाँ पर उसे गांव के जमींदार का बेटा अनूप भी साइकिल प्रतियोगिता में हिस्सा लेता हुआ मिलता है। साइकिल रेस शुरू होती है। चंदन सबसे आगे था और ये बात जमींदार इतवारी लाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उसका बेटा हार जाएगा। इसीलिए जमींदार इतवारी लाल ने अपने एक आदमी को भेजकर धोखे से उसे गिरवा दिया और इस तरह चंदन हार गया और जमींदार का बेटा जीत गया। विजय प्रताप सिंह भी उस मुकाबले में मौजूद थे। वो ये सब कुछ देख रहे थे। उन्हें ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो बेचारा चंदन उदास होकर वहाँ से चला गया। चंदन अपने घर आया और अपने माता पिता को सारी बात बताई। इस पर उसके पिता ने कहा, मनोरमा, तुम इसकी बातों में मत आना। ये झूठ बोलता है। इससे तो कोई भी काम जीवन में ढंग से हुआ ही नहीं। पता नहीं इसका जीवन कैसे चलेगा। इसने हमेशा हर काम बिगाड़ा है। अब मैं इसका और भरोसा नहीं कर सकता। तुम इससे कह दो कि ये मेरे घर से चला जाए और जब तक जीवन में कुछ करके न दिखाए तब तक वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोचा था कि ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है, लेकिन अब तो मुझे ये लगता है कि हमें इसे पूरा जीवन पालना पड़ेगा। नामदेव वहाँ से चला जाता है, परंतु चंदन को उनकी ये बात इतनी बुरी लगती है कि वो घर छोड़कर ही निकल जाता है। चंदन नुक्कड़ पर बैठा हुआ था। तभी विजय प्रताप सिंह वहाँ आ जाते हैं और चंदन से कहते हैं, चंदन, मैंने देखा
कि तुम्हारे हारने में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम जीत रहे थे, लेकिन जमींदार ने अपने बेटे को जिताने के लिए तुम्हें गिरवा दिया और इसी वजह से तुम हार गए। वरना तुमसे अच्छी साइकिल तो आसपास के गांव में कोई नहीं चला सकता चंदन। लेकिन चाचा जी, ये बात तो आप जानते हैं कि मेरे माता पिता ने मेरा भरोसा ही नहीं किया और पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। अरे चंदन, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ शहर चलो। लेकिन चाचा जी, मैं शहर जाकर क्या करूंगा? मैंने ना ही तो ज्यादा पढ़ाई की है और ना ही मुझे कोई कारोबार आता है। तुम उस सब की चिंता मत करो। तुम्हें शहर की नहीं, बल्कि चंदन, शहर को तुम्हारी जरूरत है। तुम बस मेरे साथ चलो। ठीक है चाचा जी, मैं शहर चलने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। हाँ, ये हुई ना बात। चंदन विजय प्रताप के साथ शहर चला जाता है। विजय प्रताप के घर रात को आराम करता है। फिर सुबह विजय प्रताप चंदन को लेकर एक ऑफिस में पहुंचते हैं। चंदन ये देखकर हैरान रह जाता है कि विजय प्रताप उस ऑफिस के ऑफिसर थे, स्पोर्ट्स ऑफिसर। विजय प्रताप शहर में रहते थे। गांव में उनका आना जाना लगा रहा करता था। गांव वाले ये जानते थे कि विजय प्रताप शहर में नौकरी करते हैं, लेकिन क्या नौकरी करते हैं, इस बात की जानकारी गांव वालों को अच्छी तरह से नहीं पता थी। विजय प्रताप ने चंदन का कोई फॉर्म भरा और अगले दिन चंदन को अपने साथ ग्राउंड में लेकर पहुंच गए, जहां विजय प्रताप उसे एक बहुत अच्छी साइकिल पकड़ाते हुए बोले, चंदन, आज साइकिल चलाने का कंपटीशन भी है और साथ में तुम्हारा टेस्ट भी। मैं कुछ समझा नहीं चाचा जी। तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अभी तो तुम साइकिल प्रतियोगिता में हिस्सा लो। चंदन ने साइकिल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसके साथ बहुत सारे लोग भी थे, लेकिन सबको पीछे छोड़ते हुए चंदन ने वो प्रतियोगिता जीत ली। उसे इनाम में पूरे 25,000 मिले। उसके बाद चंदन को ऑफिसर ने बुलाया। चंदन विजय प्रताप के साथ ऑफिस में भी पहुंच गए और एक और ऑफिसर वहां बैठे हुए थे। उन्होंने चंदन और विजय प्रताप को बैठने के लिए कहा और बोले, चंदन, तुम सच में बहुत अच्छी साइकिल चलाते हो। हमें अपने कॉलेज में तुम्हारे जैसे साइकिल चलाने वाले ट्रेनर की जरूरत है। क्या तुम हमारे कॉलेज में साइकिल ट्रेनर की जॉब करोगे? चंदन ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने हाँ कर दी। अब चंदन शहर के कॉलेज में साइकिल ट्रेनर की जॉब में लग गया। चंदन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका हुनर उसे एक दिन इतनी बड़ी कामयाबी दिलवाएगा। कुछ ही दिनों बाद चंदन को सारे शहर के लोग जानने लगे। अब बारी थी अपने गांव आकर अपने माता पिता से मिलने की। चंदन बहुत खुशी खुशी अपने गांव आया। पूरे गांव वालों ने उसका तालियों से स्वागत किया और उसके माता पिता भी उसे देखकर बहुत खुश थे। उसके पिताजी ने चंदन को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने हमारा सारे शहर में नाम रोशन कर दिया। अगर प्रतिभा हो तो सफलता किसी भी क्षेत्र में मिल सकती है और तुमने ये साबित कर दिया है।